सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं क्यूआईटी क्लासेस की इस महा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। एक और नई शुरुआत करेंगे अपनी एक नई क्लास की, जो कि जीके और जीएस के आपके एग्जाम में आने वाले उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में कुछ आ चुके हैं और कुछ हद तक आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, जो कि आपका 15वां लेक्चर हो गया है। इससे पहले लगभग 14 लेक्चर हो चुके हैं, उनमें बेहतरीन से अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसके अंदर कुल कितनी सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। पूरे 5 सेकंड के टाइम है, आप आंसर दो या फिर मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो बताना कि जो हमारा संविधान भारत का है उसके अंदर वर्तमान समय में मतलब प्रेजेंट समय में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। आपके पास पूरे ऑप्शन दे रखे हैं 8, 12, 10, 14। बताना इसका आंसर क्या होगा भाई, बताना आंसर क्या इसका होगा। जो कि आपका ऑप्शन भी सही है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। भारत के संविधान के अंदर भारतीय संविधान जो है उसके अंदर वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कहना 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत की संसद। बताना आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के अंदर इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसकी सीजीआई कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। कौन से हैं? 53वें सीजीआई हैं, ठीक है। 53। और इनकी शपथ कब हुई थी? 25 नवंबर 2025 को, ठीक है, ठीक है। एक क्या है? 53वें सीजीआई है जो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वे कौन से नंबर पे आते हैं? 53, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 26 जनवरी 1950 के अंदर। और जो हमारे सीजीआई सूर्यकांत हैं वे कब शपथ लिए थे सीजीआई बनने के लिए? 25 नवंबर 2026 के अंदर, सॉरी 2025 के अंदर, ठीक है, 2025 के अंदर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। जो भारत के संविधान का रक्षक है वही सब भारत के संविधान की रक्षा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब। भारत के अंदर भाषा के आधार पे सबसे पहले अलग होने वाला राज्य कौन सा है? बताना आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश है ये कब हुआ था? 1953 के अंदर। भाषा के आधार पर कौन सी भाषा भाई? तेलुगु भाषा, ठीक है। तेलुगु भाषा के आधार पे अलग हुआ। और हैदराबाद का भी कुछ हिस्सा अपने अंदर ऐड किया, ठीक है। हैदराबाद का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। तो अगर क्वेश्चन आया भाषा के आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 के अंदर। और हैदराबाद के भी कुछ हिस्सा इसके अंदर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ठीक है। कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य की सरकार जो होती है वह टूट जाती है या फिर वह अपना शासन नहीं चला पाती है, तो वहां पे राष्ट्रपति अपना शासन लगा देता है, राष्ट्रपति के माध्यम से चलती है। या फिर कब क्या होता है? जब वहां की सरकार हट जाती है, उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, उस समय कोई शासन नहीं रहता है, तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। या फिर कुछ ऐसी स्थिति आई जो राज्य सरकार नहीं संभाल पाती है, तब भी क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन क्या है भाई, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है? ठीक है, आंसर हमारा ए है, ठीक है। बताना आंसर क्या होगा, आंसर बताना क्या होगा, तुम आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास समझो आंसर दे रखा है, क्या है? 352, 356, 360 और 370। तो आपके आंसर भी हो जाएंगे 356, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग सकता है जब कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जब सरकार नहीं संभाल पाएगी, या फिर क्या हुआ, राज्य की सरकार टूट गई, उसको बनने में कुछ समय लगेगा, तब भी वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट। क्या है? देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति।
ठीक है। देखो राष्ट्र आपातकाल कब लगता है, जब कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर कोई क्या हो शस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण हो जाए देश के ऊपर, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वैसे तीन आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति कर चुका है। जैसे क्या है 1961 की लड़ाई चीन के द्वारा, 1971 की लड़ाई, 1975 की लड़ाई, इन तीन लड़ाई में क्या हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है। 1961 के अंदर क्या हुआ था, चीन के दरमियान हुआ था। 1971 में क्या हुआ था, उसके अंदर क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर झगड़ा हुआ। फिर 1975 के अंदर जो इंटरनल, ठीक है, अंदर का कुछ कारण हुआ जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था आपातकाल। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति शासन लगाता है, ठीक है, ऑप्शन 5 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन क्या है कि जो आपका भारत का संविधान है, उस संविधान को कुछ संशोधन करने के लिए, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया अनुच्छेद में आती है। अब तक 2025 तक तुम देखोगे तो 106 संशोधन हो चुका है। ठीक है। संविधान के अंदर अगर 2026 तक देखोगे, जब से संविधान बना है 1950 से लेकर के, ठीक है, अब तक कितने 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद में वर्णित है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जो संविधान को संशोधन करने का आदेश निर्णय देता है। उसके दरमियान अधिकार है कि आप संविधान को संशोधन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे से ठीक है, देखना भाई कौन सा आंसर आपका सही होगा। भारत के संविधान को कौन सा आर्टिकल संशोधन करने का निर्णय आदेश देता है। सबसे पहले अगर संशोधन देखोगे तो 1951 के अंदर ही हुआ था। ठीक है, सबसे पहले संविधान का संशोधन कब हुआ था, 1951 के अंदर। सन 1951 के अंदर भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ था, और अब तक देखोगे तो 106 लगभग संशोधन हो चुके हैं। तो ऑप्शन देख रखा है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। बताना आंसर कौन सा सही होगा। तो मेरे भाई आंसर आपका सही हो जाएगा डी, आर्टिकल 368। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। आपको अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है, इसको तुम स्टार लगा लेना और अपने कॉपी में फ्रंट पेज पे लिख लेना कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष, 25, 30, 35 बताना। तो आपके आंसर हो जाएंगे 25 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, क्या है 25 वर्ष, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। 75, 76, 78, 50। बताना आंसर क्या सही होगा। ठीक है, जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को कब कब उसको मिलाया गया था उसके अंदर। ठीक है, जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। ठीक है, 75, 76, 78 या फिर 50 के अंदर, सब 1975, 1976, 78 और 50 के अंदर। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा 1976 के अंदर। इसके अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, भारत के पर्यावरण का देखभाल करना, मतलब उसका रक्षा करना, जैसी तमाम चीजें। सर इसका 4 लगा दी तो 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। देखो 1857 की विद्रोह का मेन मकसद क्या था, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके अंदर जो सेना होती थी वह दोनों कम्युनिटी की थी, एक तो मुस्लिम की थी और एक क्या थी, हिंदू की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जो मुस्लिम है, ठीक है, जो मुस्लिम है उनके अंदर क्या था, जो कारतूस होता था उसके अंदर सुअर की चर्बी होती थी, और जो हिंदू ब्राह्मण थे उनको क्या दिक्कत थी कि उसके अंदर गाय की भी चर्बी थी। तो दोनों के अंदर क्या होती थी, दोनों के अंदर क्या होती है भाई, दोनों के लिए, इनके लिए सुअर की चर्बी भी क्या अपवित्र, और इनके लिए गाय पवित्र होती है, इनके लिए उसकी सुअर की चर्बी अपवित्र है। जब इनको समझ में आया तो क्या किया, इन सेना के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और वो विद्रोह कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन आपका है। 1857 का मेन विद्रोह का मकसद क्या था, कारतूस। ठीक है, कारतूस के अंदर कुछ अपवित्र चीज मिलाना दोनों समाज के लिए क्या थी, नहीं ठीक थी। ठीक है, क्योंकि भाई एक समाज है जो सुअर की चर्बी से दूर रहता है, एक समाज है जो गाय की चर्बी से दूर रहता है, तो दोनों समाज को अगर आप ऐसे लड़ाओगे तो दिक्कतें होंगी। तो ये स्थान 1857 के मेन क्या था, हिंदू मुस्लिम के जो चीजें वो क्या करते थे, अपने से दूर रखते थे, उन चीजों को क्या कह रहा है, उससे मिलाया जा रहा है।
उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो भाई उनको जब पता चला तो उन्होंने 1857 के अंदर विद्रोह किया। तो कहाँ हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और कानपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, मेरठ के अंदर हुआ था। ये जगह कौन सी थी? मेरठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर कहाँ हुई थी? ठीक है, आंसर है अलीगढ़, लाहौर, ढाका, कराची। जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ढाका के अंदर। कब हुई थी? 1906 के अंदर। कौन कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह और कौन से? आगा खान। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर कहाँ पे की थी भाई? ढाका के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद मिल या फिर असहयोग आंदोलन? बताना आंसर कौन सा है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन क्या है? जो महात्मा गांधी का क्या है? सफल पहला सत्याग्रह। देखो आंसर हो जाएगा चंपारण। मकसद क्या था? जो चंपारण के किसान थे वे क्या करते थे? जो उनकी खेतें थी वहां पे होती थी नील की खेती, जो आजकल हम कपड़ों पे चढ़ाते हैं। तो भाई क्या वो जो नील की खेती होती है, जब जहां पे एक बार हो जाती है तो वहां की जमीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। अब जब नील की खेती हो भी रही है तो उनको बहुत कम, इतना के बराबर पैसा भी दिया जा रहा है, फिर उनकी जमीन बंजर हो जा रही है, उन्हें बहुत तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया? गांधी जी के पास गए, तो वहां से उन्होंने क्या किया? अपनी पहली सत्याग्रह शुरुआत की। ठीक है, तो कहाँ है? चंपारण कहाँ के पर है भाई? बिहार के अंदर। ठीक है, यहाँ से पहले इनकी शुरुआत हुई सत्याग्रह की, जो सफल भी रही। मेन मकसद क्या था? जो अंग्रेज थे वहां के किसानों की जमीन पे नील की खेती करते थे। जो नील की खेती क्या थी? उनके लिए हानिकारक थी, क्योंकि एक बार नील की खेती हुई फिर वो जमीन क्या होगी? बंजर होगी। मतलब वहां पे आप किसी फसल को नहीं उगा सकते हो। ठीक है, तो मेन मकसद इनका ये था कि हमें इनसे छुटकारा मिले। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? वहां से अपनी शुरुआत की सत्याग्रह की। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? अगला क्वेश्चन है, जो कांग्रेस पार्टी है वो किस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना रखी? हमें आजादी दो। ठीक है, मतलब आजादी लेने की प्रस्तावना कहाँ रखी? सूरत, लाहौर, कोलकाता या फिर हरिपुरा अधिवेशन? ठीक है, ऑप्शन आपके पास पूरे चारों दे रखे हैं, बेहतरीन तरीके से दे रखे हैं। बताना आंसर कौन सा होगा? कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्थापना रखी? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। कहाँ पे भाई? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। यहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना रखी। क्वेश्चन अगला क्या है? गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहां से शुरू की थी? दांडी, साबरमती, सेवाग्राम या फिर चंपारण? बताना आंसर क्या होगा? ठीक है, बताना गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? दांडी मार्च तो शुरू की थी साबरमती के आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर। एक यहाँ पे है, ये भाई गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के अंदर। तो यहाँ से महात्मा गांधी ने क्या की थी? दांडी मार्च की शुरू की, जहाँ पे उनका एक आश्रम साबरमती आश्रम से है, आप पढ़े ही होंगे। और एक कहाँ पे? अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट बंदरगाह पहुंचा? ठीक है, वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा भारत की खोज भी किया था, भारत की खोज भी किया था। लेकिन क्या क्वेश्चन क्या है, ये आपको याद रखना है। भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट की बंदरगाह पे पहुंचा? 1492, 1498, 1500 या फिर 1502? 1502। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना भाई, आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर बताना क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चनों में से आपका एक ए बी क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1498 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोनार झील जो एक क्रेटर झील है किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान?
अगला क्वेश्चन बताना भाई, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन क्या भाई कि लोनार झील जो एक क्रेटर झील है किस राज्य में स्थित है? लोनार, ठीक है। लोनार झील जो एक क्रेटर झील है किस राज्य के अंदर है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, ठीक है, या फिर राजस्थान। तो आपका आंसर क्या होगा बताना। तो आपका आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है। अगला क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के पास स्थित है? सतीश धवन एक क्या है? अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। एक किस झील के पास स्थित है? जैसे चिल्का झील, बाबा वाबना झील, या फिर पुलिकट झील, या फिर कोलेरू झील। बताना आंसर कौन सा सही होगा। चारों में से एक ऑप्शन सही है। बेहतरीन क्वेश्चनों में से भाई एक क्वेश्चन है, बताना आंसर कौन सा सही होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि ऑप्शन मुझे लगता है आपका बी सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बी, पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन है रूपकुंड एक रहस्यमय झील भारत के किस राज्य में है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर। बताना आंसर क्या सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना क्या है, रूपकुंड एक रहस्यमय झील भारत के किस राज्य में है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील कौन से राज्य में है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना भाई कौन सा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा सही होगा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए सिक्किम, ठीक है। सबसे ऊंची झील भारत के अंदर सिक्किम के अंदर है चोलामू। अगला क्वेश्चन है पांगो गासो झील कहाँ स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल या फिर जम्मू उत्तर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम के अंदर है, लद्दाख के अंदर है, या फिर क्या है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर। बताना आंसर कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर होगा लद्दाख सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम में बहती है और अरब सागर के अंदर जाके गिरती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अगला, ठीक है। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करने हैं, तो हमारे एम्स यूएससी नर्सिंग के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। मात्र आपको 449 रुपये के अंदर। और कहाँ पे मिलेगा? जो भी नोट्स, डीपीपी, वर्कआउट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, डेली वर्कआउट, तमाम जो भी चीज़ें आपकी हैं, सब कुछ आपको केवाईटी क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से केवाईटी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर चुके हैं तो भाई अभी आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिल रहा है, सिर्फ और मात्र 449 रुपये के अंदर, जो कि अलग अलग टीचर्स सब सब्जेक्ट के हैं, बेहतरीन तैयारी कराएंगे। सब कुछ आपको केवाईटी क्लास के ऐप पे मिल जाएंगे। चाहे आप पीजी, ठीक है, PGIMR पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इसकी भी मात्र 449 रुपये की पूरी कंप्लीट तैयारी केवाईटी क्लास के ऐप पे कराई जा रही है। और क्या है, बीएससी नर्सिंग क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ये भी 449 रुपये के अंदर है, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। आपको सब कुछ क्या है मात्र कम से कम पैसे में मिल रहा है। अभी तुरंत जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों के तक शेयर कर दो, कमेंट में बताना कैसी वीडियो है। और केवाईटी क्लास के ऐप को डाउनलोड करके तुम तुरंत आप देख सकते हो और आपको खरीदो, बेहतरीन तैयारी करो ताकि आपके सिलेक्शन होने की उम्मीदें बढ़ती जाएं, ठीक है। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।